अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के मुताबिक 5 साल नाअहली की तायद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सज़ा 5 साल की कानून साजी को सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। समाअत का मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं। समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सजा 5 साल की कानूनी सजा सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। अटॉर्नी जनरल, आपका मौक़िफ़ क्या है कि इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट फैसले? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये वफाक का बनाया गया कानून है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, इलेक्शन एक्ट में दी गई नाअहली मुद्दत की हिमायत करता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि मामले पर एडवोकेट जनरल्स का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। तो एडवोकेट जनरल्स ने अटॉर्नी जनरल की मौक़िफ़ की तायीद कर दी। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई, कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा, अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं? असल आइन में ये शिकें मौजूद नहीं तो किसने डाली? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 2 टोक रिमार्क्स। ताहयात नाअहली सियासतदानों के लिए उम्मीद की किरण। ताहयात नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन के लिए जो अहलियत बयान की गई, कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं? असल आइन में ये शिकें मौजूद नहीं तो किसने डाली? जिस पर वकील मखदूम अली खान का कहना था कि ये शिकें 1985 में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए डाली गयी। 18वीं तरमीम में भी इनको नहीं छेड़ा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपका मतलब है ये शिकें जिया ने डाली? अजीब बात है, हल्फ लेने वाला शख्स आइन तोड़े तो वो आला किरदार का मालिक कैसे हो सकता है? मैं मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करूंगा, ना कि डिक्टेटर की। के 91 पर रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, हथकंडों से लग रहा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं इंतखाबात ना हो। खैबर पख्तूनख्वा के हल्का कोहाट PK 91 में RO से मुतालिक फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में PK 91 पर रिटर्निंग अफसरान मुअत्तल करने के मामले की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्रुरी कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया, आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं? RO कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? बिला वजह की दरखास्तें क्यों दायर की जा रही हैं? आपको जुर्माना क्यों न करें? जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल्के के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन 5 जनवरी मुकर्रर। कागजात मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर 16 जनवरी तक फैसले करेंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 18 जनवरी होगी। इंतखाबी निशानात 19 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म कैसे दे सकती है? आइन की कौन सी शिक अदालत को ऐसा करने की इजाज़त देती है? जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आ गए। कहा, लापता अफराद के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लापता अफराद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा, हर इदारे को अपनी हुदूद में अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। नोटिस नहीं किया, लेकिन अटॉर्नी जनरल यहाँ मौजूद हो तो बेहतर होगा।
चीफ जस्टिस ने कहा, पार्लियामान को कानून साजी करने का हुक्म नहीं दे सकते। हम समझते थे कि मिसिंग पर्संस का मसला अहम है, इसलिए केस लगाया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में लापता अफराद कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने अब तक कुछ नहीं किया। दरख्वास्त गुजार एतजाज अहसन के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों पर दरख्वास्त बहैसियत मजमूई दायर की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या जिन सियासी अफराद के नाम लिए गए उनको भी मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल करें। शुएब शाहीन ने कहा कि कमीशन की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2200 लोग लापता हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रिपोर्ट में ये भी लिखा है कितने लोग बाजियाब हुए। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के पास बल्ला रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन की नजर सानी अपील पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। ECP के वकील ने कहा कि इन्हें सुने बगैर फैसला सुनाया गया। एडवोकेट जनरल ने अदालत में कहा कि हुकूमत केस में फरीक नहीं बनना चाहती। PTI के इंतखाबी निशान की बहाली ठीक या गलत? नजरसानी की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस एजाज खान ने दरखास्त की समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक न कराने पर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। सिंगल बेंच ने इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले को मुअत्तल किया। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। वकील ने मजीद कहा कि विफाकी हुकूमत इस केस में फरीक नहीं। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है जिसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। एडवोकेट जनरल ने दलाइल में कहा कि हम इस केस में फरीक नहीं बनना चाहते। निगरां सूबाई हुकूमत के लिए तमाम पार्टीज बराबर हैं। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मीडिया से बातचीत करते हुए भी कहा, अदालत का फैसला यकतरफा था। PTI की जानिब से मिसाल यूसुफजई पेश हुई और पार्टी का मौक़िफ़ देने की इस्तदा की। बल्दिया उज़्मा कराची ने अपनी अमलाक पर तमाम सियासी जमातों की तशहीर पर पाबंदी लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। खत में लिखा गया है कि सियासी मुहिम जो इसे शहर की खूबसूरती और खजाने पर बोझ पड़ता है। सियासी जमातें बल्दिया उज़्मा कराची की इमलाक पर चौकिंग ना करें, खंभों पर झंडे ना लगाएं, पोस्टर्स और बैनर लगाने से गुरेज करें। बल्दिया उज़्मा कराची ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी। खत में कहा गया, वॉल चौकिंग और झंडे लगाने से इदारे के खजाने पर बोझ पड़ता है। शहर की खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए वॉल चौकिंग पर भी पाबंदी की दरख्वास्त करते हैं। इदारे ने शिकायत की है, सियासी जमातें झंडे और बैनर्स लगाकर म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हैं। कासिम के अब्बा जब वज़ीर आज़म होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नज़र नहीं आती। इदारों से मुस्तफ़ीद होने वाले उन्हें अपना बाप बना लेते हैं। जब मुस्तफ़ीद नहीं होते तो उन्हें सोतेला बाप बना लेते हैं। लाहौर की यूनिवर्सिटी में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तलबा से बातचीत। कहा, पाकिस्तान में निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। मईशत पर बात करते हुए मज़ीद कहा, हमारे यहाँ 10,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। निगरां वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बराह रास्त फ़लस्तीन के लिए जंग में शामिल होने का फैसला नहीं कर सकते। के कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। रियासत के चंद इदारे उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। दिया है ना। जब मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सोतेला बाप बना लेता हूँ। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवालात हैं और जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे महफूज रहना मुश्किल है। War has implications. War is not a joke. We have exploited the forum of OIC, we have exploited other international forums. So we are trying, the immediate objective is that somehow or other we stop this senseless war. कासिम के अब्बा को हटाया जाता है तो अदालत रात 12 बजे क्यों खुल जाती है? नूर मुकद्दम जैसे केसेस में अदालतें क्यों बंद रहती हैं? लाहौर में तलबा के निगरां वज़ीर आज़म से चुपते सवालात। कासिम के अब्बा जब खुद वज़ीर आज़म होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा क्यों नज़र नहीं आती थीं? वज़ीर आज़म का सवाल। तलबा के साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात कैसी रही, आपको दिखाते हैं। सवाल ये है कि हमने अक्सर औकात ये देखा है कि अगर हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाना हो या नवाज़ शरीफ साहब को हटाना हो या इवन कि अगर आपने कासिम के अब्बा को गिरफ़्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। नूर मुकद्दम केस पे हमने देखा कि हमारी अदालत खुलती रही। My question is this, that
We've had military operations where our soldiers have given their lives to achieve this peace, and our civilians indirectly gave their lives to achieve this peace. And we saw peace for a few years. So why is this sudden increase in attacks, and who's to blame? Is the government in Afghanistan, the Taliban government, to blame, or have the civilian diplomatic talks failed us? Because at the end of the day, it's our own people who die. It's our own brothers and sisters of the soil who die. Thank you. I think so. This is one of the most pertinent questions I've faced throughout my visits in different universities. Thanks for asking it. خاکم بدہن آپ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. آپ کوالیفائڈ ہیں, ایک تو نام آپ کا نجف عباس ہے. پی پی رہنما نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی کرنے کی حمایت نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے بھی اتحاد بنے لیکن کسی کو کامیابی نہیں ملی. نواز شریف نے 4 سال غیر حاضر رہ کر پارٹی کا یہ حال کر دیا. بانی پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر کے غلط فیصلہ کیا. مراد علی شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی تاخیر کی حمایت کرے گی. ہم وہ واحد پارٹی ہیں جو اس وقت تک الیکشن مانگ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف بننا ہے تو ٹھیک ہے, ہر وقت بنتے رہتے ہیں. نواز شریف دیکھ لو, 4 سال کی تمہاری غیر حاضری نے تمہارے پارٹی کا کیا بنا دیا. پنجاب میں چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس دلانے کے بعد کہ اسمبلی کو ڈیزالو کروایا. عوام پہچانتی ہے کہ مشکل وقت میں کون ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور کون ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہے. عوام جانتی ہے کہ عمران خان کی آمریت سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لانگ مارچ کر کے اور پھر آئینی طریقے سے پہلی بار آئینی طریقے سے ملک کے وزیر اعظم کو اٹھایا. یہ سب عوام کو پتا ہے کہ کون یہ سب کام کر رہا تھا. نون لیگ کی حالت یہ ہے اس وقت میں زیادہ ضرور ہمارے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کو. رہنما نون لیگ جاوید لطیف نے کہا ہے کہ 2011 میں جو مجسمہ تیار کیا اس کی آج بھی حفاظت اور سرپرستی ہو رہی ہے. مجسمہ بنانے والے اعتراف جرم نہیں کر رہے. سسیلین مافیا, ڈان مافیا کے الفاظ واپس نہیں لیے گئے. انہوں نے کہا کہ جمشید دستی کے معاملے کی حقیقت بھی سامنے آنی چاہیے. خرم دستگیر نے کہا کہ نون لیگ کا مقابلہ مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے. 2011 میں جو مجسمہ تیار کیا گیا تھا اس مجسمے کی آج بھی حفاظت اور اس کی سرپرستی ہو رہی ہے. مجسمہ بنانے والے اعتراف جرم نہیں کر رہے. سسیلین مافیا کا, ڈان کا, آج تک اس کو واپس نہیں لیا گیا ان الفاظ کو. یہ جو نیوز چل رہی ہیں جمشید دستی کے حوالے سے, میں اپنے پاکستان کے اداروں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے. حقائق کیا ہیں؟ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ مہنگائی سے ہے, ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے. تقریب بہت ہوئی ہے, چاہے وہ 9 مئی کی تھی چاہے وہ اس سے پہلے تھی. پاکستان کو آگے لے کر جانا دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے سے نہیں ہوگا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں میرے کولیگ رہے ہیں, میرے ساتھ بیٹھتے تھے کابینہ میں, تو لہٰذا ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. تو اگر ان کے پاس کوئی ترقی کا فارمولہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے, وہ دکھائیں لوگوں کو انہوں نے کیا بنایا پنجاب میں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا آپریشنل ایئر بیس کا دورہ. انہوں نے ایئر بیس کی آپریشنلائزیشن تقریب میں شرکت کی. آرمی چیف کی آمد پر سربراہ پاک فضائیہ نے استقبال کیا. پاک فضائیہ میں نئے ویپن سسٹم اور دفاعی اثاثے شامل کیے گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اسپیشل کورسپونڈنٹ سلمان آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان بتائیے. آج نہ صرف پاک فضائیہ بلکہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے. آج پاکستان کی فضائیہ کے سربراہ نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اس تقریب کے اندر. وہ اعلان یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس جلد ہی چین سے جدید ترین 5th جنریشن فائٹر جیٹ J-31 جو ہے وہ حاصل کرنے جا رہی ہے, جو کہ جلد پاکستان ایئر فورس کا حصہ بنے گی. اس حوالے سے باضابطہ اعلان کیا انہوں نے, اور ان کا کہنا تھا کہ J-31 کے حصول کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی دفاعی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان ایئر فورس میں نہ صرف چین سے حاصل کردہ J-31 طیارے جو کہ 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں وہ شامل کیے جائیں گے, بلکہ پاکستان ترکی کے ساتھ مل کر جو نیا اپنا 5th جنریشن فائٹر جیٹ بنا رہا ہے وہ بھی پاکستان ایئر فورس کا جلد ہی حصہ بنے گا. اس پروجیکٹ پر بھی کام جاری ہے. آج بنیادی طور پر J-10 طیاروں کے ساتھ مختلف UAVs اور دیگر ویپن سسٹمز کی انڈکشن کی تقریب تھی جو کہ پاکستان ایئر فورس کے آپریشنل ایئر بیس کے اوپر منعقد ہوئی. اور اس تقریب کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے. یہ بہت بڑی آج کی جو انڈکشن سیریمنی ہے اس میں اس کے حوالے سے ایئر چیف نے
तमाम तर जो वेपन सिस्टम पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर आज शामिल किए गए हैं उन पे आगाह किया तकरीब के शुरका को और बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एक नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बनाने के लिए पूरी जो मेहनत है वो की जा रही है, पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है। और आज जो इंडक्शन सेरेमनी हुई है वो इसी सिलसिले की कड़ी है। आर्मी चीफ ने भी तकरीब से खिताब किया और उनका कहना था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को दुनिया की जदीद तरीन एयरफोर्स बनाने के लिए उनकी हिमायत जो है, उनकी सपोर्ट जो है वो जारी रहेगी। और पाकिस्तान की जो खबर आपको दें, फहमीदा मिर्जा ने छुट्टी वाले दिन स्टेट बैंक से क्लियरेंस लेटर मंगवा लिया। बैंक डिफॉल्टर होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे। एतराज़ खत्म करने के लिए फहमीदा मिर्जा ने छुट्टी वाले दिन स्टेट बैंक से क्लियरेंस लेटर जारी करवाया। ज़राए के मुताबिक फहमीदा मिर्जा को साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और एक कारोबारी शख्सियत ने भरपूर मुआवनत फराहम की। फहमीदा मिर्जा बदीन के हल्का NA 223 से GDA की उम्मीदवार हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए उनके घर जा पहुँचे। मुलाकात में सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ की अयादत की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि चौधरी शुजात ने रवादारी और मफामत की सियासत की। मोहसिन नकवी ने खिदमत, कारकर्दगी और मेहनत की आला मिसाल कायम की है। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रहा। लाहौर के अपीलेट ट्रिब्यूनल में 20 से ज़ायद अपीलें दायर हो चुकी हैं। लाहौर, कराची, कोयटा और दीगर शहरों में भी अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी है। रिटर्निंग अफसरों की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से अपीलें दायर करने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी, ट्रिब्यूनल के रूबरू चैलेंज। अपील में कहा, शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टर माइंड हैं, कागजात मुस्तरद किए जाएं। हल्का NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर बानी PTI के दस्तखत हो गए। अपील बुध के रोज दायर की जाएगी। लाहौर से सईद अहमद भली, अली असजद मलही, एहसन अब्बास और नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद अफजल मंशा के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर 3 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। शेख रशीद अहमद और राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मुस्तरद के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर। RO 4 जनवरी तक रिकॉर्ड समेत तलब। तहरीक इंसाफ के बशारत राजा, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, ईमान ताहिर राजा, राशिद हफीज, खलीक कियानी, एरज शाहनवाज और अनम जाहिद की अपीलें मंजूर कर लीं। इस्लामाबाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ PTI के एडवोकेट नियाजुल्लाह नियाजी की अपील जुमेरात को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर में अब तक 14 उम्मीदवारों ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा की, जिनमें से 3 की अपीलें कागजात नामुकम्मल होने पर मुस्तरद कर दी गईं। फैसलाबाद से 35 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपीलें जमा करवा दी। खबर देंगे आपको कराची से, जहां अबुल हसन इस्फहानी रोड के करीब फर्नीचर की दुकान में आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए 5 फायर टेंडर्स रवाना कर दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर्स को वहां पर रवाना किया जा चुका है। रेस्क्यू 1122 की टीम भी जाए वकुआ पर रवाना हो चुकी है। बिस्मिल्लाह टावर की दुकानों में आग लगी है। आग जिस मकाम पर लगी वहां ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और बलाई मंजिलों पर रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं। कराची का इलाका अबुल हसन इस्फहानी रोड और आग के मनाजर बोल की स्क्रीन पर देखकर आग की शिद्दत का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के 5 फायर टेंडर्स रवाना किए जा चुके हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की टीम्स भी जाए वकुआ पर पहुंची हैं। मोहम्मद काशान से मजीद तफसीलात जानेंगे। काशान, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने दर्जे की आग करार दिया जा रहा है इसे? जी बिल्कुल, देखिए फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया कि अभी दर्जात के हवाले से कुछ भी कहना काबिल इस वक्त होगा। ताहम गुलजार हिजरी या अबुल हसन इस्फहानी रोड के करीब वाक़ ये रोड है, जिसको बताया गया कि बिस्मिल्लाह टावर की दुकानों में आग लगने का वाक़या पेश आया है। इतराफ में नीचे बड़ा गहवा गहमी वाला मकाम ये समझा जाता है और इसके अलावा फर्नीचर मार्केट यहाँ पर रकम में वाक़ है, जिसकी दुकानों में आग लगने की जो इतला फायर ब्रिगेड को मौसूल हुई थी। जब फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया गया, इब्तदाई तौर पर जब इतला उनको मौसूल हुई तो एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी रवाना कर दी गई थी। यहाँ की शिद्दत के बाद फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया गया मज़ीद 4 फायर टेंडर जो है वो भी जाए वक़्वा की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमें भी वहाँ पर मौजूद है और एम्बुलेंस को भी वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। तमाम अपार्टमेंट्स के ऊपर जो रिहायशी अफराद फंसे हुए हैं उनको निकालने का अमल
रेस्क्यू 1112 की जानिब से वहाँ पर शुरू कर दिया गया है, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर पहुँच गई है। चाय बकवा को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आग जिस मकाम पर लगी है वहाँ ग्राउंड फ्लोर और दुकान और बलाई मंजिल पर अपार्टमेंट जो वहाँ कर आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स की जानिब से कोशिश का वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। फायर फाइटर की टीम बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है। एक बाउजर भी तलब कर लिया गया है। जी काशान, इस लोकेशन को ज़रा डिफ़ाइन कर दीजिएगा, किस किस्म का ये इलाका है? आपने बताया कि काफ़ी रश वाली, काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है, रश वाली जगह है। इतराफ़ में मज़ीद क्या दुकानें हैं, मार्केटें हैं या फिर रहायशी इमारतें हैं? मज़ीद थोड़ा सा इस लोकेशन को डिफ़ाइन कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुलजार हिजरी थाना है, उसके अकब में ही ये मार्केट वाक़ है। बिस्मिल्ला टावर है, बिस्मिल्ला टेरिस नामी ये बिल्डिंग है जिसके नीचे ये दुकानें वाक़ थी। साथ ही जो फर्नीचर की भी मार्केट है। आग लगने का वाक़या जो पेश आया है, फर्नीचर की मार्केट है, उसकी दुकान है, उसके अंदर ये वाक़या लगने का पेश आया। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से इब्तदाई तौर पर एक दुकान की इतला की जिसमें आग लगी थी। अभी फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी मजीद बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया कि मजीद 2 दुकानें और है जिसको आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। तमाम फायर ब्रिगेड की 4 फायर टेंडर हैं जो मौके पर वहाँ पर पहुंचे गए। शहर के अंदर ट्रैफिक का भी एक बड़ा इशू है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया गया मजीद 2 फायर टेंडर मौके पर मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद 3 फायर टेंडर जो है वो भी रवाना कर दिए गए हैं जो रास्ते में वहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो मजीद आग पर काबू पाने का अमल जो है शुरू किया जाएगा। अच्छा काशान, अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही आग खुदा न खास्ता ऊपर के किसी फ्लोर तक ये आग नहीं पहुंची, और अगर आपकी किसी ऑफिशियल से, फायर ब्रिगेड ऑफिशियल से बात हुई है तो क्या इस आग को मजीद बढ़ने से रोक लिया जाएगा? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, देखें फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से हमने बार-बार उनसे रब्ता करने की कोशिश करी। उनकी जानिब से अभी बताया कि अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त से आग की शिद्दत जो है काफी ज्यादा। आग जो है जो आपने सवाल करा ग्राउंड फ्लोर की हद तक की आग अभी मौजूद है, उसको काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से मजीद फायर टेंडर और एक बाउजर जो है वो तलब किया गया है। उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जाएगा, क्योंकि फायर ब्रिगेड ऑफिशियल से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया कि मजीद 2 फायर टेंडर ऑन द स्पॉट मौके पर मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद 3 फायर टेंडर जो है मरकज से रवाना कर दिए गए जो रास्ते में वो वहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद मजीद आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। तमाम अपडेट्स के मुताबिक फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया गया 2 फायर टेंडर वहाँ पर मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर पर अभी आग मौजूद है जिसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, 2 फायर टेंडर्स इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 3 मजीद फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया है जो कि किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच जाएंगे और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका काशान तफसीलात के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में एक और ऑपरेशन, दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग का तबादला। खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द हाई प्रोफाइल हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाक फौज मुल्क दुश्मनों की सरकोबी के लिए हमा वक्त तैयार। शुमाली वजीरिस्तान में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, पाक सरजमीन से मजीद 4 नापाक वजूद जहन्नम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश बमबार भी शामिल था। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में गोलियां और धमाका खेज मवाद भी मिला है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइज ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कलात जेल इंतजामिया की गफलत, जुडिशल लॉकअप से 6 खतरनाक कैदी लॉकअप तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। मफरूर कैदियों में 302 के कैदी भी शामिल हैं। पुलिस ने शहर की नाकाबंदी करके फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी है। जेल तोड़कर फरार होने वाले कैदियों में मोहम्मद आरिफ, अब्दुल क़यूम, नसीर अहमद, नबी बख्श, मोहम्मद इस्माइल, अब्दुल हफीज़ शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इत्तला पर पुलिस के आला हुकाम भी मौके पर पहुँच गए। उन्होंने कार्रवाई का हुक्म देते हुए मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए खुसूसी टास्क दे दिए। खबर यह है कि शुजाबाद के इलाके सुबहानवाला में हकीम ने मरीज़ा को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना डाला। 20 साला मरीज़ा शहजाद हकीम के पास दवा की गर्ज से आई थी। थाना राजा राम पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम ने जिनसी हवस पूरी ना होने पर लड़की और माँ को अगवा कर लिया। 10 रोज़ तक इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में इज्तिमाई जिनसी ज़्यादती साबित हुई है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अहले खाना सरापा एहतजाज आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर की मजम्मतों के बावजूद इसराइली हमले थम ना सके। गजा में अमवात की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता रात हुए हमलों में मजीद 180 शहरी शहीद हो गए जबकि ज़ख्मियों की तादाद 57,697 हो चुकी है। 87 रोज़ा जंग के सबब इसराइली फ़ौज भी नफसियाती मसाइल का शिकार हो गई। सहूनी फ़ौजियों ने बंदूकों का रुख एक दूसरे की जानिब कर दिया। साल बदला,
غزہ کا حال اور تباہ حال ہوا۔ اسرائیلی طیاروں نے آتش و آہن کی برسات جاری رکھی۔ جبالیہ، مغازی، نصیرات کیمپوں پر بمباری سے مزید 180 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں طبی سہولیات کے بحران سے کینسر کے مریضوں کی جان داؤ پر لگی ہے۔ ترک اسپتال نے تقریباً 10,000 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی۔ خان یونس میں القسام بریگیڈ اور صہیونی فوج میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ کئی اسرائیلی فوجی مارے گئے، متعدد فوجی گاڑیاں اور ٹینک بھی تباہ ہوئے۔ غزہ میں تعینات فوج نفسیاتی مسائل سے دوچار ہونے لگی۔ مغربی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے ایک دوسرے پر بندوقیں تان لیں۔ فرینڈلی فائر میں اب تک 29 فوجی مارے جا چکے ہیں۔ غزہ کئی اہلکاروں کو واپس بلا لیا۔ اس کی ایک وجہ جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنا بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر، آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز مسلسل شکست کے بعد شاہین فتح کی تلاش میں ہیں۔ وائٹ واش سے بچنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ کھلاڑیوں کی سڈنی میں دوسرے روز بھی ٹریننگ، بیٹنگ بالنگ میں خامیوں پر قابو پانے کی کوشش۔ پلینگ 11 میں 2 تبدیلیاں، آؤٹ آف فارم امام اور شاہین آفریدی آؤٹ، سائم ایوب ڈیبیو کریں گے۔ شاہینوں کی کینگروز کو دبوچنے کی تیاریاں۔ تیسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے لیے 11 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ ٹیم میں 2 بڑی تبدیلیاں، آؤٹ آف فارم اوپنر امام الحق کی جگہ نوجوان سائم ایوب ڈیبیو کریں گے۔ شاہین آفریدی کی جگہ ساجد خان کو موقع دیا جائے گا۔ عبداللہ شفیق، بابر اعظم، سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان علی آغا، ساجد خان، حسن علی، میر حمزہ اور عامر جمال پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے۔ 3 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ ٹاکرا بریسٹ کینسر آگاہی مہم کے باعث پنک ٹیسٹ کہلائے گا۔ اور خبر ہے کہ کورونا کے نئے ویریئنٹ کا کوئی کیس ابھی تک پاکستان میں رپورٹ نہیں ہوا، پھر بھی وزارت صحت نظر رکھے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر ندیم جان نے نئے ویریئنٹ سے متعلق تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نیا سال، کورونا کا نیا ویریئنٹ، دنیا بھر میں موذی وائرس ایک بار پھر زور دکھانے لگا۔ وزارت صحت کے ڈاکٹر ندیم جان کے مطابق پاکستان نے صورتحال پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ JNI اومیکرون کا کوئی کیس ابھی تک پاکستان میں رپورٹ نہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے نئے ویریئنٹ کے پاکستان میں پھیلنے کا خطرہ بہت کم ہے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹس، داخلی اور خارجی راستوں پر مؤثر اسکریننگ کا نظام موجود ہے۔ شہری احتیاطاً ماسک کا استعمال شروع کر دیں۔ 98% پاک افغان سرحد پر باڑ کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کا سینٹ میں تحریری بیان، کہا باڑ لگانے کا 2% کام تنازعات کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ خطرات کے باوجود کوشش ہے کہ کام مکمل کیا جائے۔ معاملہ مشترکہ کوارڈینیشن کمیٹی میں زیر بحث ہے۔ اس وقت تمام روایتی راستے اور غیر قانونی کراسنگ بند کیے گئے ہیں۔ موسم کی خبر، ملک بھر میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ شمالی علاقوں میں یخ بستہ ہواؤں نے شہریوں کو ٹھٹھرا دیا۔ پنجاب اور سندھ میں بھی سردی بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات نے مغربی بلوچستان اور مکران کے ساحلی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ ملک بھر میں سردی اپنے جوبن پر، شمالی علاقوں میں سرد ہواؤں کا راج، پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی۔ ملکہ کوہسار مری میں بھی ہر سو چاندی بکھر گئی۔ حسین موسم کا لطف لینے سیاح بڑی تعداد میں پہنچ گئے۔ خیبر پختونخوا میں بھی کڑاکے کی ٹھنڈ، یخ بستہ ہواؤں نے شہریوں کی کلفی جما دی۔ پنجاب اور سندھ میں بھی موسم شدید سرد، بلوچستان کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے۔ محکمہ موسمیات نے نوشکی، قلات، تربت، چاغی اور نوکنڈی میں ہلکی بارش کی پیشگوئی کر دی۔ سردی آتے ہی سندھ میں روایتی مچھ کچہری کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ سیاستدان، وڈیرے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ مچھ کچہری منعقد کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مچھ کچہری کا احوال بتا رہے ہیں بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی اپنی اس رپورٹ میں۔ شدید سردی، جلتے الاؤ اور لوک گیتوں کے ساتھ قوالی کی دھن، یہ احوال ہے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید شاہ کے بیٹے زیرک شاہ کی جانب سے منعقد کی جانے والی مچھ کچہری کا۔ معروف سیاستدان، سرداروں، وڈیروں، سرکاری افسران اور صحافیوں نے شرکت کی۔ زیرک شاہ نے کہا یہ قدیم روایت ہے جسے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ سندھیوں کی روایت ہے کہ ہر سردیوں میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، آپس میں گپ لگاتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے اور اس روایت کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ چیئرمین ضلع کونسل سکھر سید کمیل شاہ نے کہا تمام لوگ ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ سردیوں میں مچھ کچہری کرنا اور اسی مچھ کچہری حوالہ سے اپنے دوستوں سے، احبابوں سے، پیاروں سے ملاقات ہوتی ہے۔ سردار جلال خان کل پر بکٹی بولے، یہ روایت ہم بلوچوں میں بھی عام ہے۔ مچھ کچہری آج سائیں خورشید شاہ نے یہاں پہ جو ارینج کی ہے، ہم بلوچوں کی بھی یہی روایت ہے۔ سینئر صحافی لالا اسد پٹھان نے کہا مچھ کچہری میں سب سے ایک ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔ خورشید شاہ صاحب ایک سیزن پولیٹیشین ہے
शक्कर के लोगों के दिलों में धड़कते हैं। मच कचहरी के हवाले से और गर्मियों में दीगर तरीकों से जो है महफिलें का इनेकाद करते हैं ताकि लोग आपस में मिले, गेट टुगेदर हो। मीर मेंगल का कहना था मच कचहरी में सूफियाना कलाम सुनकर बहुत सुकून मिलता है। खबर है जापान से, जहां होलनाक ज़लज़ले की तबाहकारियां जारी हैं। अमवात की तादाद 48 तक पहुंच गई है। सड़कों पर दरारें पड़ गईं। मलबे तले अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। जापान के वस्ती सूबे अशिकावा में गुज़िश्ता रोज आने वाले 7.6 शिद्दत के हौलनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 48 तक पहुंच गई। जमीन की खौफनाक लर्जिश से सड़कों पर दरारें पड़ गईं। सैकड़ों इमारतें मुनहदिम, कई बिल्डिंग्स में ताहाल आग लगी हुई है। मुतादिद हाईवेज लैंड स्लाइडिंग की जद में हैं। अब तक 150 से जायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। मलबे तले अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू हुक्काम की कोशिशें जारी हैं। मुतासरा मकामात से तकरीबन 1 लाख अफराद का इनखला कर लिया गया। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। अशिकावा में सुनामी की तमाम वार्निंग्स वापस ले ली गई हैं। टोक्यो के हनेदा हवाई अड्डे पर हादसा। तैयारा लैंडिंग के दौरान दूसरे तैयारे से टकरा गया। इंजन में आग भड़क उठी। तैयारे में 397 मुसाफिर सवार थे। तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया। हादसे के बाद एयरपोर्ट को तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम के तहत नौजवानों को फ़नी तरबियत और रोज़गार फराहम करने के प्रोग्राम के इजरा की तकरीब। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रोग्राम के पहले मरहले में 1 लाख नौजवानों को फ्रेश कोर्सेज करवाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नौजवानों को बारोजगार बनाने के लिए मुतहर्रिक। नौजवानों को फनी तरबियत और रोजगार फराहम करने के लिए प्रोग्राम का बाकायदा इजरा। प्रोग्राम के पहले मरहले में 1 लाख से जायद नौजवानों को IT के अलावा दीगर मुख्तलिफ शोबों में फ्रेश कोर्सेज करवाए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन ने अपने खिताब में कहा, नौजवान हमारा सरमाया है जिन पर सरमायाकारी करके असासा बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा खुशहाल प्रोग्राम लॉन्च किया है क्योंकि ये चीज़ें दूर रास्त नताइज होती हैं। इन 2 लाख स्किल्ड वर्कर या ह्यूमन रिसोर्स हम तैयार करें। इस परसेंट ऑलरेडी हमने बहुत सारी कंपनी से राब्ता करके अश्योरेंस ली है। प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ इदारों और महकमों के साथ मुफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।